गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। तो कल की क्लास में अपन ने क्या कर लिया था कि एक नियत दूरी पे अगर निर्देश तंत्र हो तो उसके लिए अपन ने सबसे पहले क्या निकाला था, उसके लिए अपन ने सबसे पहले उसका स्थिति सदिश निकाला था। और फिर तो क्या था, फिर सारा मजदूरी का ही काम था। फिर अपन ने क्या, उसके बाद फर्दर अपने को स्थिति पता चल गई थी, उसके बाद अपन ने वेग निकाल लिया था, त्वरण निकाल लिया था, उसके बाद संवेग निकाल लिया था, उस पर बल कितना था वो भी निकाल लिया था। तो अपन ने क्या है कि अपने को एक बार किसी भी चीज़ की स्थिति का पता चल जाए, फर्दर अपन आगे सारी चीज़ें अपन क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब अपन आगे चलते हैं, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो उसमें क्या होता है, कल तो अपन ने क्या किया था कि दो निर्देश तंत्र थे, एस और एस डैश। तो उन दोनों के बीच में जो दूरी थी वो क्या थी, नियत दूरी थी, एक मतलब कांस्टेंट दूरी जो आर नोट मानी थी शायद अपन ने। तो जो ये आर नोट दूरी पे स्थित थे। अब अपन क्या करेंगे कि जो अब अपन यूज करने वाले हैं तो वहाँ क्या करेंगे, यानी स्थानांतरित गति, वो सापेक्षिक गति के लिए निर्देशांक समय। कल तो अपन ने स्थानांतरित गति के लिए पढ़ा था, अब क्या पढ़ेंगे, सापेक्षिक गति के लिए। तो सापेक्षिक गति क्या होती है, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो कि एक निर्देश तंत्र ये है और एक निर्देश तंत्र ये है। अब इसको अपन ने एस मान लिया, इसको अपन ने एस डैश मान लिया। अब आप ऐसे कंसीडर करके चलो, ऐसे मानो कि जो ये एस डैश निर्देश तंत्र है वो v वेलोसिटी से यानी v वेग से गति कर रहा है। और किसके सापेक्ष गति कर रहा है, इस एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, यानी इसके रेस्पेक्ट में ये जो एस डैश निर्देश तंत्र है, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो इसके सापेक्ष यानी इससे यहाँ से स्टार्ट होके और v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है इधर की तरफ। तो यही होती है, जैसे मान लो कि शुरू में क्या है कि ये मार्कर और ये डस्टर, जैसे मान लो कि एक निर्देश तंत्र ये हो गया और एक निर्देश तंत्र ये हो गया। तो शुरू में ये दोनों ऐसे ओवरलैप है, एक दूसरे पे संपाती है, यानी एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल यूं एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। अब मार्कर मान लो कि शुरू में तो ये ऐसे रखा हुआ है और टी समय पश्चात यानी कुछ टाइम बाद में ये क्या होता है कि ये बिल्कुल यहाँ से जो ये डस्टर है ये तो बिल्कुल इसी जगह पे रहेगा और जो मार्कर है वो यूं मूव करेगा। तो जो मार्कर मूव कर रहा है ना, मार्कर गति कर रहा है या मार्कर आगे निकल रहा है, तो ये इसके सापेक्ष गति कर रहा है, डस्टर के सापेक्ष गति कर रहा है। तो यही होती है सापेक्षिक गति। तो अपन फर्दर क्या करते हैं कि अपन इसमें कि वही काम है अपना कि अपन सबसे पहले किसी भी चीज़ के लिए स्थिति निकालेंगे, उसके बाद अपन वेग, त्वरण, जो फर्दर अपने को जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें निकाल लेंगे। तो अपन इसमें करते क्या है कि अपन सबसे पहले कि एक वो दो निर्देश तंत्र लेते हैं, एस और एस डैश निर्देश तंत्र। तो शुरू में ये क्या है, ये दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, जैसे मैंने बताया था ना कि डस्टर और ये एक दूसरे के ऊपर यूँ रखे हुए हैं, तो एक दूसरे के ऊपर संपाती है, ओवरलैप है, यानी t इक्वल टू 0 टाइम पे। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं कि इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था, यानी स्टार्ट सबसे पहले ये ऐसे रखे थे दोनों के दोनों, उसके बाद यानी t समय पश्चात तो होता क्या है कि जो ये मार्कर है वो v वेग से, जो ये डस्टर है वो तो बिल्कुल एक ही जगह पे रखा हुआ है, उसके बाद ये मार्कर v वेग से यूं गति कर रहा है। तो जो अब ये गति कर रहा है तो इसके लिए अपने को क्या देखना है कि ये स्थिति सदिश के, वो स्थिति सदिश इसके लिए क्या होगा। तो वही काम है जो अपन ने कल किया था, डिट्टो वैसा ही काम है। तो हेडिंग डालो कि सबसे पहले अपन क्या डालेंगे, हेडिंग सापेक्षिक गति के लिए रूपांतरण समीकरण, या सापेक्षिक गति के लिए निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। एक ही बात है, निर्देश तंत्र में ले रहे हैं तो निर्देशांक आएंगे, उसके और क्या है। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, सापेक्षिक गति के लिए निर्देशांक रूपांतरण समीकरण।
तो इसमें अपन सबसे पहले फर्स्ट कौन सा पढ़ेंगे, इसमें भी अब इसके क्या टाइप हो जाते हैं। एक तो जब संपाती हो, एक दूसरे के ऊपर झुके हुए हो, तो फर्दर सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, जब ये एक दूसरे के ऊपर संपाती हो। क्या लिखेंगे, जब फर्स्ट डालो यहाँ पे, जब दोनों निर्देश तंत्र संपाती हो। जब दोनों निर्देश तंत्र संपाती हो। तो संपाती मैंने बता ही दिया है कि क्या होता है कि जब दोनों एक दूसरे के ऊपर इनिशियली स्टार्टिंग में एक दूसरे के ऊपर यू ओवरलैप और रखे हुए हो। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि अपन क्या है कि दो निर्देश तंत्र लेंगे, एस और एस डैश। तो जो एस निर्देश तंत्र और एस डैश निर्देश तंत्र है, शुरुआत में तो वो स्टार्टिंग में तो वो दोनों ऐसे रखे हैं, जैसे ये एस हो गया और इसी के ऊपर ये एस डैश हो गया, यानी बिल्कुल ये ओवरलैप है यहाँ पे भी। तो ये क्या हो गया, एस और एस डैश निर्देश तंत्र, इनके मूल बिंदु ओ और ओ डैश हो जाएंगे। अब स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में तो एक ही मूल बिंदु है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ मूल बिंदु हो जाएगा। अब ये कब की बात करें अपन, जब t = 0 टाइम हो, यानी सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम की बात कर रहे हैं कि 1 मिली सेकेंड भी हो जाए ना, 1 सेकेंड भी हो जाए, उसके बाद तो ये चेंज हो जाते हैं। ये अपन t = 0 टाइम पे बात कर रहे हैं। तो जब t जब कुछ समय हो जाएगा, जैसे मान लो t = t टाइम हो गया, तो ये जो एस डैश निर्देश तंत्र है वो कैसे मूव करेगा कि शुरुआत में तो ऐसे रखे थे, उसके बाद ये जो एस डैश निर्देश तंत्र है वो ऐसे मूव करेगा, यानी v वेग से यूं नियत वेग है ये, जो अपन v वेग ले रहे हैं वो भी कांस्टेंट है, यानी एक बिल्कुल नियत वेग से ये यूं गति करेगा इधर की तरफ। तो इसका फिर तब मूल बिंदु क्या हो जाएगा, ओ डैश हो जाएगा, और जो इसका स्थिति सदिश है वो आर वेक्टर हो जाएगा, आर डैश वेक्टर, और इसका है वो आर वेक्टर हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो अपन निकाल ही लेंगे। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि माना एक निर्देश तंत्र एस है और एक एस डैश निर्देश तंत्र है। एक बार आप ये हेडिंग डाल लो, फिर मैं हेडिंग हटा दूंगा, तो फिर क्या अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर नीचे लिखने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, तो आप हेडिंग डाल लो पहले एक बार। तो आपने हेडिंग डाल ली होगी, तो मैं इसको हटा देता हूँ, फिर क्या है लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले एक निर्देश तंत्र एस लेते हैं, छोटा बना देते हैं इसको, ये एक्स हो गया और ये इसका वाई एक्सिस हो गई, और इसका शुरुआत में क्या करते हैं, इसका मूल बिंदु क्या होगा, ओ होगा। भाई एस निर्देश तंत्र ले रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, मूल बिंदु ओ है। अब एक निर्देश तंत्र ओढ़ लेते हैं, वो क्या होगा, एस डैश निर्देश तंत्र। अपन ये एस डैश निर्देश तंत्र ओढ़ ले लिए, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश है, और ये एस डैश निर्देश तंत्र है। अब इनिशियली क्या है कि ये दोनों शुरुआत में तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप थे। अब अपन t = t टाइम बात कर रहे हैं, यानी t समय पश्चात, यानी एक तो t = 0 टाइम पे तो दोनों संपाती थे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप थे, और अब t समय पश्चात ये क्या हो जाता है कि जो ये एस डैश निर्देश तंत्र है वो एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष v वेग से ऐसे गति कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये v वेग से इधर की तरफ गति कर रहा है, जो ये शाइन है ना, ये यही दर्शा रहा है कि ये इधर की तरफ गति कर रहा है v वेग से, और v क्या है, कांस्टेंट वेग है, नियत वेग से, कांस्टेंट नियत वेग से इधर गति कर रहा है। अब अपन जो कण मानते हैं, और हाँ एक मिनट, जो ये एस डैश निर्देश तंत्र है उसके लिए मूल बिंदु ओ डैश है। अब अपन क्या देखते हैं कि जो कण है वो अपना कहाँ स्थित है, बिंदु P पे, तो अपन यहाँ पे एक बिंदु P मान लेते हैं।
अपन यहाँ पे एक मान लो ये बिंदु P है। अच्छा, तो अब अपन इनके लिए क्या देखते हैं, स्थिति सदिश देखते हैं। जो इस बिंदु से होगा, बिंदु O डैश से, तो इसके लिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R डैश वेक्टर हो जाएगा। और इसके लिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, बिंदु O से, यानी S निर्देश तंत्र के लिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R वेक्टर हो जाएगा। और अपन इसको यहाँ से यूं मिला देते हैं। क्यों, शुरुआत में तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप थे, संपाती थे। तो ये दूरी अपन क्या मानते हैं, R0 मान लो ये, यानी ये t समय पश्चात है ना, R0 दूरी पे ये S डैश निर्देश तंत्र गति कर जाता है। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि अपन सबसे पहले क्या है, दो निर्देश तंत्र लेते हैं कि S और S डैश। अब शुरुआत में इनिशियली t = 0 टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर संपाती है। और t समय पश्चात ये करते क्या है कि जो ये S डैश निर्देश तंत्र है वो v वेग से गति कर जाता है। और v कौन सा है, कांस्टेंट, यानी नियत वेग से इधर की तरफ गति कर रहा है ये। अब ये इधर की तरफ गति कर रहा है, तो अपन एक इनके बीच की एक क्या मान लेते हैं, दूरी मान लो कि ये t समय पश्चात R0 दूरी तय कर लेता है। भाई सीधी सी बात है, S डैश निर्देश तंत्र है, वो t समय पश्चात यहाँ तक आ गया, तो ये मान लो अपन ने मान लिया R0 दूरी तय कर ली इसने। और इनका जो S निर्देश तंत्र के लिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R वेक्टर हो जाएगा। उसी प्रकार S डैश निर्देश तंत्र के लिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R डैश वेक्टर हो जाएगा। और अपने को क्या निकालना है, अपने को सबसे पहले इसकी पोजीशन निकालनी है, इसकी स्थिति निकालनी है, फिर तो फर्दर अपन सारी चीज़ें निकाल लेंगे जो अपने को रिक्वायरमेंट होगी। तो अपन इसकी थ्योरी लिखेंगे, जो मैंने सारी बात बोली है वो अपन लिख लेते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे कि माना एक निर्देश तंत्र S है, क्या लिखेंगे, माना एक निर्देश तंत्र S है और द्वितीय निर्देश तंत्र कौन सा है, S डैश है। और द्वितीय निर्देश तंत्र क्या है, S डैश है, जो कि गतिशील अवस्था में है। भाई नियत वेग से गति कर रहा है तो गतिशील अवस्था में ही होगा। t = 0 टाइम की बात नहीं कर रहे अपन, यहाँ क्या करें, t = कुछ समय पश्चात की। तो ये इनिशियली तो t = 0 टाइम पे तो संपातित है, और उसके बाद तो गति कर रहा है v वेग से, नियत वेग से। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे कि जो कि गतिशील अवस्था में है। अच्छा, तो ये गतिशील अवस्था में है, तो S निर्देश तंत्र है, उसके सापेक्ष S डैश निर्देश तंत्र क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो अपन वो चीज़ भी लिखेंगे कि S डैश निर्देश तंत्र, S डैश निर्देश तंत्र S निर्देश तंत्र के सापेक्ष, जो अपना ये S निर्देश तंत्र था इसके सापेक्ष से तो गति कर रहा है v वेग से, नियत वेग से। तो S डैश निर्देश तंत्र, S निर्देश तंत्र के सापेक्ष, S निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से, नियत वेग, और वेग क्या है, v से गति कर रहा है। इंक डाल लेता हूँ, यहाँ तक लिखो आप तब तक। अब अपन क्या देखेंगे, इनके जो पोजीशन वेक्टर है। भाई S निर्देश तंत्र के लिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, और S डैश निर्देश तंत्र के लिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, तो अपन वो भी देख लेते हैं। एक मिनट यार, हाथ पे गिर गई इंक। आप लिखो तब तक, ये लिखो आप।
आपने ये लिख लिया होगा कि एस डैश निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग v से गति कर रहा है। अब अपन इनके क्या देखते हैं कि इनके स्थिति सदिश देखते हैं। तो मैं यहाँ ये हटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। और अभी डायग्राम हटाते नहीं है क्यों, अभी अपने को डायग्राम की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अपन क्या लिखेंगे कि माना एस निर्देश तंत्र में कण का स्थिति सदिश क्या है, आर वेक्टर है, और एस डैश निर्देश तंत्र में क्या हो जाएगा, इसकी स्थिति सदिश आर डैश वेक्टर हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, माना एस निर्देश तंत्र में कण का स्थिति सदिश स्थिति सदिश क्या है, इसका आर वेक्टर है, तथा मूल बिंदु क्या है, इसका मूल बिंदु हम जानते हैं क्या है, ओ है। यहां कोमा लगा के लिखो। और जो एस डैश निर्देश तंत्र है, एस डैश निर्देश तंत्र में इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, आर डैश वेक्टर हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, और एस डैश निर्देश तंत्र में कण का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, आर डैश वेक्टर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कण का स्थिति सदिश आर डैश वेक्टर है, तथा मूल बिंदु क्या हो जाएगा इसका, ओ डैश है। अच्छा, तो अपन ने इनके क्या है, पोजीशन वेक्टर भी देख लिए। अब अपन क्या करेंगे फर्दर आगे, कि अपने को पता है, मैंने क्या बताया था कि प्रारंभिक अवस्था यानी t इक्वल टू 0 टाइम पे ये क्या है कि एक दूसरे के ऊपर संपाती है। और t समय पश्चात क्या होता है, t समय पश्चात जो एस डैश निर्देश तंत्र है वो गति कर जाता है। तो और वो गति कर रहा है तो कितनी दूरी कर लेता है कि आर नॉट दूरी तय कर लेता है। ये अपन मान के चलते हैं, अपने को एग्जैक्ट पता थोड़े ना है कि कितनी दूरी तय कर लेता है। वैसे सबकी अलग अलग वेलोसिटी होती है कि कोई कितने वेग से गति कर रहा है। भाई आप सब भी बाइक चलाते हो मान लो, तो आप में से कोई 40 की स्पीड पे बाइक चलाता है, कोई 50 की पे चलाता है, कोई 70 की पे चलाता है, कोई 80 पे चला रहा है। तो वहाँ अपने को पता थोड़े ना होता है कि टी टाइम के बाद में किसने कितनी दूरी तय कर ली। तो अपन ने क्या है कि ये मान के चल रहे हैं कि उसने कितनी दूरी तय कर ली, आर नॉट दूरी तय कर ली। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे कि प्रारंभिक अवस्था अब प्रारंभिक अवस्था क्या है, t इक्वल टू 0, यहाँ ब्रैकेट में लिख लो। प्रारंभिक अवस्था में दोनों निर्देश तंत्र संपाती है। अच्छा, दोनों निर्देश तंत्र संपाती हो गए। अब एक चीज़ ये बताओ मेरे को कि जब t इक्वल टू टी टाइम के बाद क्या होता है कि जो एस डैश निर्देश तंत्र है वो कितनी दूरी तय कर लेता है। भाई नियत वेग से गति कर रहा है तो कितनी दूरी तय कर लेगा, आर नॉट दूरी तय कर लेगा। तो अपन क्या लिखेंगे कि t समय पश्चात t समय पश्चात एस डैश निर्देश तंत्र कितनी दूरी तय करता है, आर नॉट दूरी तय कर लेता है। तो यहां तक छापो। फिर अपन अब इसके क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले स्थिति सदिश निकालेंगे, उसके बाद फिर अपन फर्दर आगे जो जो अपने को रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें भी अपन निकाल लेंगे। तो यहाँ तक लिखो आप पहले।
यहाँ में भी लगा लेना। तो मैं आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा यहाँ तक, तो अपन इसको हटा देते हैं। अभी अपने को डायग्राम की रिक्वायरमेंट है, तो डायग्राम अपन रहने देते हैं अभी। वो टॉपिक का क्या नाम था अपने, कि कहीं टॉपिक ही भूल जाओ अपन कि पढ़ क्या रहे हैं। टॉपिक का नाम था सापेक्षिक गति के लिए कण के निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। और उसमें भी कौन सा था, सब टॉपिक था वो क्या था कि जब दोनों निर्देश तंत्र संपाती हो, यानी दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो, एक दूसरे के ऊपर हो, ऐसे जैसे बिल्कुल यूं एक दूसरे के ऊपर डिट्टो ऐसे कैसे रखे हुए हो। तो ये भी हटा देता हूँ, इसकी भी क्या जरूरत है, अब लिख लिया होगा आपने ये भी। अच्छा, तो आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, खूब बार पढ़ा है, कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है। बट टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन जो उसकी वेलोसिटी है, जिस वेग से वो गति कर रहा है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ कि समय क्या है यहाँ पे, अपन कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, अपन कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, टी टाइम की बात कर रहे हैं। तो समय क्या है, टी। और दूरी कितनी तय कर ली इसने, जो एच डैश निर्देश तंत्र है उसने टी समय पश्चात कितनी दूरी तय कर ली, आर नोट दूरी तय कर ली। भाई अपन ने माना ही है, तो अपन लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि दूरी कितनी होगी, आर नोट। और जो इसका वेग है एच डैश निर्देश तंत्र का, वो क्या वेग है, v, यानी नियत वेग से गति कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, नियत, यानी वो v नियत। भाई v वेलोसिटी से, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है v, तो उससे मूव कर रहा है, तो यहाँ वेग वो चाल क्या हो जाएगी, v। तो आर नोट बराबर क्या हो जाएगा, आर नोट बराबर vt। तो अपनी जो डिस्टेंस है ना ये आ गई, तो ये आर नोट बराबर अपन यहाँ क्या लिख देंगे, vt। अच्छा, तो अब अपन क्या करेंगे, वही करेंगे जो अपन करते आ रहे हैं, सदिश त्रिभुज नियम लगाएंगे इसमें, ओ डैश में, ओ डैश पी में, या फिर ओ पी ओ डैश में। तो कोई सा भी वो लिख लो, उसमें अपन क्या करेंगे कि त्रिभुज ओ डैश पी में सदिश त्रिभुज नियम से, सदिश त्रिभुज नियम से। अच्छा, तो सदिश त्रिभुज नियम क्या होता है, मैंने पिछले आपको 3-4 क्लास में यही बताते आ रहा हूँ कि सब यही स्टेप चल रहा है अपना सेम सही। निर्देश तंत्र के लिए अपन क्या देख रहे हैं, एक बार स्थिति निकाल रहे हैं जितने भी अपन ने किया है। तो यहाँ क्या है कि OP वेक्टर बराबर OO वेक्टर, OO डैश वेक्टर प्लस O डैश P वेक्टर। भाई सेम काम करते आ रहे हैं अपन यार इतने दिन से। अब ये तो क्या है, अब बार बार एक ही एक चीज़ बता रहे हैं यार, अब ये तो आपको आता ही होगा अच्छे से। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, OP वेक्टर बराबर OO डैश वेक्टर प्लस O डैश P वेक्टर। ये O डैश है भाई, ध्यान से देख लेना, फिर कहीं आप OP लिख लो फिर प्रॉब्लम हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, O डैश P वेक्टर। अच्छा, तो अपन ने इनके स्थिति सदिश दे ही रखे हैं नाम, क्या क्या है, R वेक्टर है, R डैश वेक्टर है, और R नोट क्या है, VT है। तो अपन क्या लिखेंगे, OP वेक्टर क्या है अपना, R वेक्टर हो गया, तो ये तो हो गया R वेक्टर। और जो OO डैश है यानी ये कितनी है, R नोट बराबर कितनी है, VT है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, R नोट लिख लिए, प्लस O डैश P क्या है, O डैश P अपना H डैश निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश है, तो ये क्या हो जाएगा, R डैश वेक्टर। तो इसको समीकरण नंबर A दे दो आप।
तो अपन क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन ए, समीकरण ए से। तो ऐसे अपन क्या करेंगे कि आर नोट की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर नोट बराबर आर बराबर आर नोट की वैल्यू क्या है, वीटी प्लस आर डैश वेक्टर। अब अपने को क्या है, अपन एच डैश निर्देश तंत्र मूव कर रहा है तो अपने को आर डैश की वैल्यू निकालनी है, यानी एच डैश निर्देश तंत्र में कण का स्थिति सदिश क्या है। तो अपन क्या करेंगे कि आर डैश वेक्टर बराबर, अब ये क्या है, अगर अपन इसको इधर ट्रांसफर कर दे तो ये क्या इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आर डैश वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस वी टी। ये अपना क्या आ गया, स्थिति सदिश आ गया। लिखो यहां तक, फिर एक दो लाइन लिखवा देता हूं मैं आपको इसके लिए। इसको समीकरण नंबर दे दो 1। लिखो यहां तक, छापो। तो यहां तक लिख लिया होगा आपने। अब फर्दर अपन आगे चलते हैं। और अपना जो मेन टास्क था वो यही था कि अपने को सबसे पहले क्या निकालना था कि पोजीशन निकालनी थी। और अपन ने पोजीशन निकाल ली, यानी स्थिति निकाल ली। उसका स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर था वो निकाल लिया। तो अब अपन क्या करेंगे, अब फर्दर अपन आगे है ना, इसके लिए वेग निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे। तो सबसे पहले पर इसके लिए जो समीकरण 1 था उसके लिए एक लाइन लिख लो। तो जो समीकरण 1 है उसके लिए अपन क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 कण का स्थिति सदिश कहलाता है या स्थिति रूपांतरण सदिश कहलाता है। तो अपन क्या लिखेंगे कि समीकरण 1, बड़ा लिख देता हूं यार, समीकरण 1 कण का स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाता है। अच्छा, ये तो इसका स्थिति रूपांतरण समीकरण हो गया। और समीकरण 1 से आपको एक चीज और दिख रही होगी, जो इसकी स्थिति है, जो कण की स्थिति है वो क्या है, निश्चल राशि नहीं है। अब निश्चल राशि मैंने आपको पिछले 2-3 क्लास में पहले बताई थी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो निश्चल राशि का मतलब ये होता है कि एस निर्देश तंत्र में भी है ना, जो इसके लिए स्थिति सेम रहे, और एच डैश निर्देश तंत्र में भी सेम रहे। पर एस निर्देश तंत्र में तो क्या है, आर डैश वेक्टर हो गया, और जो एच डैश निर्देश तंत्र में तो आर डैश वेक्टर हो गया, और जो एस निर्देश तंत्र है उसमें क्या आ गया, आर माइनस वी टी। यानी इसमें ये एक्स्ट्रा टर्म और आ रही है, तो जिसकी वजह से आर में से अगर अपन कुछ चीज़ घटाएंगे तो इसके बराबर कहाँ रहेगी, नहीं रहेगी। तो ये दोनों क्या है कि स्थिति क्या है कि
एस और एस डैश निर्देश तंत्र में एक निश्चल राशि नहीं है, यानी दोनों में बराबर नहीं है, तो स्थिति यहाँ एक निश्चल राशि नहीं है, तो ये भी चीज़ लिखेंगे अपन। तो समीकरण 1 से स्पष्ट है कि स्थिति एक निश्चल राशि नहीं है। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि स्थिति एक निश्चल राशि नहीं है। फटाफट छापो यहां तक। और जो ये V है ना, इसको कैपिटल लिख लेना। ये V क्या है अभी मैं बता दूंगा जब अपन इसके लिए वेग निकालेंगे। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। और अब अपने को क्या है, डायग्राम की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्यों अपन ने जो डायग्राम से रिलेटेड काम था वो तो अपन ने ये कर ही लिया है, ये वाला। और अपने को समीकरण 1 की आवश्यकता पड़ेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी, तो अपन इसको रख लेते हैं, अभी साफ नहीं करेंगे वरना मेरे को साइड में लिखना पड़ेगा। तो अब मैं ये हटा रहा हूँ, तो आप देख लेना। अच्छा, तो अपन ने क्या लिखा था, स्थिति रूपांतरण समीकरण। अब इसमें डालेंगे अपन वेग रूपांतरण समीकरण। लिखो वेग रूपांतरण समीकरण। अच्छा, तो वेग क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वेग क्या होता है। और एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि स्थिति का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर वेग प्राप्त होता है। क्या होता है कि स्थिति का एक बार समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अपन क्या लिखेंगे, स्थिति का या विस्थापन का एक ही बात है, स्थिति का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर क्या प्राप्त होता है, वेग प्राप्त होता है। अच्छा, ये वेग हो गया। और इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे v से व्यक्त करते हैं, इसे v से व्यक्त करते हैं। अब ये सदिश राशि होती है, अब ये तो मैं लिखाऊंगा नहीं, तो इसको क्या आप वेक्टर से डिनोट कर लेना, इसे v से व्यक्त करते हैं। हालांकि ये लाइन भी मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दी है, वरना ये तो क्या है बिल्कुल सब जानते हैं क्या है कि भाई वेग को किससे डिनोट करते हैं। अब ये तो सब आपकी क्या है बिल्कुल कॉमन चीज़ है। अच्छा, तो अब अपन क्या करेंगे कि अपने को ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, समीकरण है कि इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो अपन क्या लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, r डैश वेक्टर बराबर r माइनस वी टी। अब मैंने क्या लिखा है कि स्थिति के समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर, अगर मैं इस चीज़ का एक बार डेरिवेटिव कर दूं तो अपने को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ कि डिफरेंशिएट विद, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी।
क्या, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। अगर मैं इस चीज़ का एक बार समय के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ तो अपने को क्या मिल जाता है, वेग मिल जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी बराबर डी आर माइनस डी टी माइनस डी अपॉन डी टी और v और t। ये कैपिटल V लिख लेना, इसको बड़ा लिख लेना। अभी मैं बताऊंगा बड़ा क्यों लिख रहे हैं अपन। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि जो अपन ने वेलोसिटी ली थी निर्देश तंत्र की, वह मैंने क्या बताया था कि ये s है और ये s डैश है, ये s डैश हो गया, s हो गया। ये किस वेग से गति कर रहा था, v वेग से, वो भी किससे, नियत वेग से, नियत v वेग से। तो अगर ये v नियत है तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे कि डी आर अपॉन डी टी, ये तो क्या हो जाएगा, v डैश हो जाएगा, v डैश वेक्टर। और डी आर अपॉन डी टी को अपन क्या लिखेंगे, जो डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी है ये तो क्या हो जाएगा, v डैश। और जो डी आर अपॉन डी टी है ये क्या हो जाएगा, v वेक्टर हो जाएगा। बड़ा लिख देता हूँ मैं, ये v वेक्टर हो गया माइनस। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अब इसमें वो फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला लगाएंगे, यानी पहले को छोड़ेंगे u इंटू वी वाला, सॉरी पहले को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे और दूसरे को छोड़ के फिर पहले का अवकलन करेंगे। यानी अपन, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, वैसे आप सब जानते हो पर मैं करवा देता हूँ। पहले अपन ने v को कांस्टेंट रखा और dt अपॉन dt किया, तो dt अपॉन dt तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस फिर अपन ने t को कांस्टेंट किया तो dv अपॉन dt किया, dv अपॉन dt। तो इसके वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। और अपने यहाँ v क्या है, v कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, v डैश वेक्टर बराबर v माइनस, यहाँ कैपिटल आएगा, v डॉट 1 बाई डी टी अपॉन डी टी कैंसिल हो जाएगा, प्लस t डॉट 0। अब ये 0 क्यों हुआ कि यहाँ, चूंकि अब यहाँ लिखो नीचे, चूंकि v इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट था, नियत था, कांस्टेंट था v इक्वल टू, तो d यानी नियत था, यहाँ लिख लो नियत, v इक्वल टू नियत। तो dv अपॉन dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। दिख रहा है आपको, यहाँ तक मैंने सिर्फ यही चीज़ लिखवाई है बस। चलो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ ये चीज़। आप यहाँ क्या लिखोगे, मैं ये वाले स्टेप ऊपर ही लिख देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं नीचे। तो मैं ये हटा देता हूँ, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा होगा तो एक बार वीडियो को पॉज करके बैक करके लिख लेना। यहाँ लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, v डैश वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर माइनस v डॉट 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, t डॉट 0। अब यहाँ लिखो, चूंकि v इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट था, नियत था, ये नियत था, तो dv इक्वल टू dt क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब अपन यहाँ लिख देंगे v डैश इक्वल टू v वेक्टर माइनस v, कैपिटल V आ जाएगा। अभी ये हो गया अपना वेग रूपांतरण समीकरण। इसको समीकरण नंबर अपन 2 दे देते हैं। छापो, ये पहले ये वाली लाइन लिखनी है, उसके बाद ये लिख लेना, फटाफट लिखो। आज का ये मेरे को लगता है अपना टॉपिक ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। छापो, फटाफट लिखो।
तो आपने ये चीज़ लिख ली होगी, मैं हटाता हूँ इसको, क्यों अब फटाफट काम करना है अपने को थोड़ा सा। अच्छा, तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि यहाँ वी डैश क्या है, वी डैश वेक्टर क्या है, ये वी वेक्टर क्या है और कैपिटल वी क्या है। अब ये चीज़ बता दीजिएगा आप, क्यों मैंने काफ़ी अच्छे से बताया आपको ये सारी चीज़, तो मैं तो बता ही दूंगा, एक बार आप भी मेरे को बता दोगे थोड़ा सा तो मेरे को भी सही लगेगा। नहीं पता, चलो बताते हैं। तो जो यहाँ पे वी डैश वेक्टर है वो तो है एस डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग, और जो वी वेक्टर है वो क्या है, एस निर्देश तंत्र में कण का वेग है। और जो कैपिटल वी है, भाई मैंने इसको बार बार कैपिटल क्यों लिख रहा था कि भाई अपन इनको थोड़ा सा अलग डिनोट करना था अपने को। तो जो कैपिटल वी है, वो कैपिटल वी क्या है, वो है एस डैश निर्देश तंत्र का वेग। जिस वेग से एस डैश निर्देश तंत्र गति कर रहा था वो वी वेग से गति कर रहा था। तो जो ये वी है ना, वो है एस डैश निर्देश तंत्र का नियत वेग। तो अपन यहाँ लिख लेंगे ये चीज़, क्यों फिर अपने को पता नहीं रहता बाद में। तो अपन क्या लिखेंगे, वी डैश बराबर एस डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग, वी डैश बराबर एस डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग। और जो v है, v वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, s निर्देश तंत्र में कण का वेग। और जो v है वो क्या है, एस डैश निर्देश तंत्र का नियत वेग। तो ये तो हो गए अपने वेग रूपांतरण समीकरण। तो अपन फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, वेग रूपांतरण समीकरण के लिए इस समीकरण 2 वेग रूपांतरण समीकरण कहलाता है। और समीकरण 2 से क्या स्पष्ट हो रहा है, वही हो रहा है कि यहाँ पे भी जो वेग है वो इसके लिए क्या है, निश्चल राशि नहीं है। क्यों, एस डैश निर्देश तंत्र और एस निर्देश तंत्र दोनों में क्या है, कण का जो वेग है वो अलग अलग मिल रहा है। तो निश्चल राशि क्या होती है कि जो दोनों निर्देश तंत्र होते हैं दोनों में एक समान वेग रहना चाहिए, तब तो निश्चल राशि होगी वेग के लिए, नहीं तो निश्चल राशि नहीं है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 वेग रूपांतरण समीकरण कहलाता है। समीकरण 2 वेग रूपांतरण समीकरण कहलाता है। और समीकरण 2 से क्या स्पष्ट है कि जो वेग है ना अपना, यहाँ जो वेग अपन ने कैलकुलेट किया है वो वेग एक निश्चल राशि नहीं है। तो ये भी लाइन भी लिख देंगे, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि वेग एक निश्चल राशि नहीं है। वो निश्चल राशि क्यों नहीं है कि एस डैश निर्देश तंत्र में वेग अलग आ रहा है और जो एस निर्देश तंत्र में है वहां पे वेग एक समान प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, जो यहाँ पे v है ना, ये एस निर्देश तंत्र का वेग, उसमें से है ना जो ये जो इसका एस निर्देश तंत्र के जो वेलोसिटी है वो एस डैश निर्देश तंत्र की वेलोसिटी है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, वो घट रही है। तो यहाँ क्या है, दोनों बराबर नहीं आ रहे, एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल आने चाहिए, तब तो वो क्या है, निश्चल राशि होती है। अगर हल्का सा भी चेंज आ जाता है ना दोनों में तो निश्चल राशि नहीं होती है। तो यहाँ ये आप लिख लीजिएगा। और
अब ऑनलाइन क्लास चल रही है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि अपन होमवर्क नहीं दे सकते, होमवर्क दे सकते हैं अपन। तो आपके लिए क्या टास्क है अब, जो अब इसके लिए अपन क्या क्या निकालेंगे फर्दर, अपन इसके लिए निकालेंगे संवेग रूपांतरण समीकरण और संवेग निकालेंगे, उसके बाद अपन निकालेंगे त्वरण और बल। तो ये 3 काम है, ज़्यादा काम नहीं है। अब मेरे को तो क्या थोड़ा समझाने में टाइम लग जाता है आपको, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, वरना आप खुद से करोगे कि आपको सारी चीज़ समझ में आ ही गई। आप खुद से करोगे ये चीज़ तो आपको मुश्किल से 2-2 मिनट का टाइम लगेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप है ना 8 मिनट का टाइम लगेगा आपको, जो संवेग रूपांतरण समीकरण, बल रूपांतरण समीकरण और एक कौन सा है वेग और एक त्वरण रूपांतरण समीकरण। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जब संवेग निकालेंगे अपन तो संवेग क्या होता है, P = mv होता है। तो अगर अपन यहाँ पे m का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो तो क्या आ जाएगा अपने लिए संवेग आ जाएगा। और फिर अपन उसके लिए त्वरण निकालेंगे तो इसका एक बार डेरिवेटिव कर देंगे t के रेस्पेक्ट में, तो अपने त्वरण आ जाएगा। अब त्वरण आते ही फिर अपने को क्या निकालना है, बल निकालना है। तो बल कैसे निकालते हैं अपन कि बल क्या होता है, F = m है, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार। वैसे जो एग्जैक्ट होता है वो होता है F = del P = अपन mv रख देते हैं, mv रखेंगे तो m कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, dv/dt a हो जाता है, तो F = अपने m आ जाएगा। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि F = del P/dt होता है। और जब फिर अपन उसके लिए बल के लिए अपन क्या करेंगे, जो त्वरण आएगा, त्वरण में अपन दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब m से मल्टीप्लाई करते ही वो क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा अपना। तो ये देख, तो यही काम करना है जैसा अपन ने पहले किया हुआ था। और आप मेरे को इसमें एक चीज़ और देखोगे कि जो अपना वो आएगा ना बल आएगा, तो बल तो क्या होगी अपने इसमें निश्चल राशि आएगी, बल भी निश्चल राशि आएगी और त्वरण भी निश्चल राशि आएगी। और अपन और कौन सा संवेग आएगा ना, संवेग, वो यहाँ पे निश्चल राशि नहीं होगा। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, वरना तो मैं जो भी नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ बताऊँगा ही। इससे क्या है कि एक बार आप खुद से करोगे ना तो आपको वास्तव में पता चल जाएगा कि अपन कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। वैसे मैंने पिछले 2-3 लेक्चर में यही काम किया है सेम, तो आप देख लीजिएगा। तो आज की क्लास अपने यहीं कंप्लीट होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।